सेट नंबर 14 2019 का लगभग ये आ चुके हैं, हम लोग कंप्लीट करने के कगार पे हैं। कंप्लीट करते हैं फिर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है ये है हमारा पैसेज से, जो कि फर्स्ट टाइम पैसेज दिख रहा है लेकिन एक्चुअल पैसेज नहीं है। पैसेज का मतलब ये एक स्टेंजा दिया है। दो तरीके के बच्चों पैसेज होता है। पैसेज दो तरीके का होता है। एक आपको अगर समझाऊं तो पैसेज जिसका जो क्वेश्चन पूछता है ना, जिसका आंसर पैसेज में ही रहता है, ठीक। और एक पैसेज होता है दूसरे टाइप का, जिसका वो कहीं ना कहीं वो फैक्चुअल होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत हिंट्स देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, उसका एक्चुअल आंसर पैसेज में नहीं होता है, ठीक। तो उसके लिए एक जनरल नॉलेज होता है, समझो कि उसका एक जानकारी होना चाहिए उस पैसेज से। तो ये जो पैसेज है बच्चों सभी को पता होना चाहिए कि एक बुक से है, जो प्रोज से कहा जा सकता है, जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम, उससे लिया गया है। तो इसमें जो भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे पता है कि आप सभी का आंसर तीनों का तीनों बिल्कुल सही होगा, लेकिन इसका एक्चुअल जो फैक्ट है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो एक्चुअल इसके बारे में मैं इसके पहले भी बताया हूँ, 2 स्लाइड में मुझे लगता है कि मिला होगा 2 ईयर्स में। जैसे भी घुमा के जितना भी क्वेश्चन बना दे, सबका आंसर सही होना चाहिए, कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो स्पीच कहाँ से लिया गया है, कौन दिया था, कहाँ हुआ था, किस चीज़ पे था, कौन से देश के लिए वो बात कर रहे थे। तो ये अगर तीनों की बात किया जाए तो ये एक नज़र में ये आंसर देने के पहले इस स्लाइड पर एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से स्लाइड को एक बार देख लीजिए। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमेशा के लिए और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। अब मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा ये मिलने वाला है, मतलब कि मेरे द्वारा अब सीधा एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब लास्ट अब 20-21 है, इसमें तभी रिपीट नहीं है, रिपीटेशन नहीं किया गया है। तो बच्चों इसके बारे में आप सभी को पता है, फर्स्ट थिंग कि आई हैव अ ड्रीम वो स्पीच का ही नाम था, उस चैप्टर का ही नाम था, ठीक है। कि मेरा एक सपना है, एक स्वप्न है खूबसूरत सा। मार्टिन लूथर किंग का वो एक सपना था, जो बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे उस यूएसए के लिए, उस अमेरिका के लिए, जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो रंगभेदी भेदभाव था गोरे और कालों में, कि गोरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, या मतलब अलग अलग जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में अलग अलग चीज़ें आती है। कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में होता है ना, कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ऐसे टाइप का इम्पोर्टेंस उसमें बहुत ज़्यादा था उस देश में। तो उसको लेके आए एक कि मार्च किए वाशिंगटन में, खासकर एक ऐसा प्रदर्शन, एक ऐसा आंदोलन वाशिंगटन में, जिसमें इक्वलिटी और फ्रीडम की बात की है, वो एक समानता और आज़ादी के ऊपर उस स्पीच में भी बात किया गया, ठीक। और उस सिविल राइट्स और मूवमेंट के लिए कर सकते हो। और वो जो स्पीच था बच्चों, वो एक बहुत शानदार, बहुत आइकॉनिक स्पीचेस में से एक था उस अमेरिका इतिहास में, कहा जा सकता है। उस अमेरिकन हिस्ट्री में अगर उठाओगे तो ये स्पीच वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फेमस, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी कहा जा सकता है, एक आइकॉनिक स्पीच में से एक माना जाता है, कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश में एक परिवर्तन ला दिया था, ठीक है। कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा इशू था उस देश में, वो इशू ख़त्म किए। तो और इसके बारे में एक ब्रीफ में ये नॉलेज है मार्टिन लूथर किंग के बारे में, कि वो देखो ये कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक फैक्चुअल अगर पैसेज दे दिया जाए तो इसमें क्वेश्चन अगर ये भी दे दिया कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे, 4 ऑप्शन आ जाए। अब मान लो उसमें सिंगर आ जाए, डांसर आ जाए, ऐसा तो कुछ हो सकता है, लीडर आ जाए, या सोशल एक्टिविस्ट आ जाए, समझ रहे हो। तो सोशल एक्टिविस्ट बोल सकते हो, या बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे वो, और उनका अहम रोल था किसमें, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में भी था, ठीक है, जो 1950 तक उनका वो चला था, 1968 में भी चला था। मतलब वो एक जो मार्टिन लूथर किंग थे, इस बड़े बड़े इशू पे वर्क किए, सोल्यूशन दिए, उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया 1964 में। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस तरीके से घुमा के फिरा के कैसे भी दे, कन्फ्यूज़ करने की कोशिश किया जाए। लेकिन इस स्लाइड से मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ कि आपसे कैसे भी क्वेश्चन दे, आप सिंपली आंसर दे सकते हो सही सही। किसी को भी डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या आई हैव अ ड्रीम,
किससे रिलेटेड है? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से। ये कब डिलीवर किया गया, ये भाषण कब दिए? तो ये भी इम्पोर्टेंस बन जाता है 1963 में। इनको कौन से प्राइज़ मिलता है? अलग अलग प्राइज़, 4 ऑप्शन आ जाए तो आपको नोबेल पीस प्राइज़ भी बोलना है 1964 में, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए वो लड़े थे? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अलावा ये भी याद कीजिएगा कि इक्वालिटी के लिए बात किए थे और फ्रीडम के लिए भी बात किए थे, ठीक है। और वो कौन थे? तो सोशल एक्टिविस्ट और बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे। ओके, आई होप क्लियर है। अब ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, आपके ब्लड में आ जाना चाहिए पैसेज। क्लियर? आगे बढ़ो। तो बच्चों, हु स्पोक दिस? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो, ठीक। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाता है ये जो कौन से नेशंस के बारे में वो था, वो मतलब किस नेशन के बारे में बात कर रहे थे, वो स्पीच कह रहे थे जो दे रहे थे। तो यूनाइटेड किंगडम नहीं, अफ्रीका नहीं और इंडिया नहीं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल राइट आपका आंसर है। थर्ड नंबर जो बोलोगे तो वो इक्वलिटी के बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में जो समानता के लिए बात कर रहे थे? क्या समानता? क्या वो धर्म की समानता, जाति की समानता? नहीं, वो स्किन कलर की बात कर रहे थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे। ओके, तो देखो ये रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है, कि किसी को समझा भी सको या खुद समझ जाओगे तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहे, एक परमानेंट रहे, कुछ लॉन्ग लास्टिंग करे, समझ रहे हो? रट्टा मत मारिए। इसको मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 15 क्वेश्चन मुझे ABCD करना होता तब मुझे 5 से 10 मिनट दो ना, वो भी मुझे लगता है ज़्यादा ही है, 5-10 मिनट में ख़त्म करके निकल जाऊँगा, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ उस पर खासकर फॉलो कीजिएगा। 15 जगह 25 थ्योरी को पढ़ोगे तब बस डाउट्स बहुत सारा आएगा। बहुत रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ये सारे PDF बना हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि बुक्स को देखे, बुक्स का आंसर दिए और छाप दिए, बिल्कुल नहीं है। तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और उसी को ध्यान में रखिए। अलग अलग चीज़ याद अगर कराया जा रहा है तो उसको मत कीजिए, मतलब कि बुक्स के द्वारा या किसी भी सोर्स के माध्यम से। क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कीजिएगा। मीरा गुप्ता कहना है कि मॉर्निंग में किए थे ये सब। हाँ, तो जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में कर चुके हैं तो उनको इसमें आने की आवश्यकता भी नहीं है, बिल्कुल आप क्विट करिए, दूसरे चीज़ पे ध्यान दीजिए, टाइम सेव कीजिए। और नहीं तो आपको लगता है कि रिवीजन करने से आपको फ़ायदा है तो रिवीजन कीजिए। अब इस छोटे बच्चे की तरह क्यों अब पूछना चाहते हो? रिवीजन किए हो, जब पहले पढ़े हो, अपने अकॉर्डिंग देख लो। एक तो इमोजी का दुनिया अलग है, इसी में रोना धोना शुरू करते हो लगता है कि आंसुओं से भर दोगे, यहाँ पे लिपा पोती कर दिए हो इमोजी डाल डाल के, बाढ़ सी आ गई है। इतना मत रो, आंसू बचा कर रखो विदाई के दिन के लिए देखो, हु रोट, इसमें एक बच्चों लाइन है जिसका आंसर जो स्टूडेंट दे रहे हैं बिल्कुल राइट है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बताओ तब ना खुशी होगी, ठीक है। आप याद कर लिए हो कि ये जो लाइन है टैगोर के द्वारा दिया गया, लेकिन ये बताओ कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, लिया कहाँ से गया है? कोई पोइट से है, सॉरी ये पोएम से है, कोई पोएट्री से है, ड्रामा से है, कोई प्रोज से है तो कहाँ है, कहाँ मिलता है, कौन से दुकान पे, आई मीन कौन से बुक से है ओके बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर गीतांजलि से लिया गया है। तो बच्चों ये गीतांजलि जो है ना बुक, और इसका जो फेवरेट पोएम है, ये मुझे लगता है कि बहुत बार रिपीट किया है, आपको भी पता है कि वो पोएम बहुत रिपीट किया, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका हो जाता है। इस स्लाइड को फिर से देखिए, इसके पहले आप हिंदी में देखे होंगे वो पोएम को, अब इंग्लिश में देखिए। ये जो है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, गीतांजलि के बुक में एक पोएम है, ये इसका शीर्षक है।
इस शीर्षक में एक जो लास्ट लाइन में थोड़ा सा मैं हाईलाइट किया हूँ, ये दिखाने के लिए कि एक थोड़ा सा इसका एक पुष्टि हो जाए कि एक्चुअली में ये है कि नहीं, कहाँ से है। तो ये इनटू डैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, ये जो लाइन है इसी पोएम से है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया इस पोएम में है। तो इस पोएम को आप मुझे लगता है कि इस स्कूलिंग टाइम में किसी न किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होगा। कभी एक्चुअली में पढ़ना चाहते हो इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो वो एक सहम बात पढ़ना आप, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग होता है। ये लगता है कि ये है बस कम लाइन का, तुरंत एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक शॉर्ट में ब्रीफ में ये है कि वो एक पोइट भी थे, राइटर भी थे, प्ले राइट भी थे, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, पेंटर। देखो एक इंसान और अद्भुत कार्य, ऐसा होना चाहिए इंसान का जीवन कि कुछ ऐसे करो कि बस लाइफ टाइम वो अमर हो जाए। समझ रहे हो, वो ज़िंदगी जी के निकले और कुछ सिखा के निकले। तो देखो ऐसे बहुत बहुत लोग हैं, एक से एक लोग हैं। चलो तो हम लोग इंस्पायर होंगे एक दिन, हम लोग भी कुछ करेंगे लाइफ में, क्या जी? हम लोग अब पथ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर एग्ज़ाम के बाद पढ़ाएंगे ना। अब ये देखो, अब एग्ज़ाम के बाद हम कहाँ चले जाएंगे? किसी क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले हैं क्या कि मैं टीचिंग से संन्यास लेने वाला हूँ? ऐसा कुछ नहीं ना है। आप लोग तब एग्ज़ाम के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे, कोई ना कोई वैकेशन या हॉलीडे ज़रूरी है, एक ब्रेक चाहिए, और वो भी ज़्यादा नहीं। बस एग्ज़ामिनेशंस का जो रिज़ल्ट होगा उसका वेट तक, बस उसका इंतज़ार रहेगा, बीच में आपका रिलैक्सेशन, क्योंकि एक अलग तरीके से प्रेशर बनाया हुआ है एग्जामिनेशंस का ना। बच्चों इसका आंसर दीजिएगा, आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन इसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये क्या है एक्चुअली में ये लाइन। हाँ, तो स्टूडेंट का तो कहना है ठीक है कि 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन क्या देखो ये जो लाइन है बच्चों, ये कहा गया है कि 4 सीजन्स फील द मेजर ऑफ द ईयर, देयर आर 4 सीजन्स इन द माइंड ऑफ मैन। मतलब कि जो साल में जो 12 महीने होते हैं उसमें समझो कि 4 सीजन आते हैं, ठीक है, जो साल को भरता है 4 सीजन्स, जिसमें 4 सीजन इंसान का जो माइंड है ना, जो हमारा ब्रेन है, उसमें 4 सीजन की तुलना की गई है। किससे की गई है पता है? अब 4 सीजन वो तुलना किया गया है, इंसान जो है ना, मैन है, जो ह्यूमन लाइफ है, उनका 4 स्टेज से कंपेयर किया गया है, पता है? तो वो पोएम को अगर देखना चाहते हो तो उस पोएम को इस स्लाइड से देखिए। उस पोएम का नाम था द ह्यूमन सीजन, मिलेगा जॉन कीट्स के द्वारा लिखा हुआ। जॉन कीट्स के बारे में क्या बोलना, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो मन खुश हो जाएगा, अगर इनका जीवन भी पढ़ोगे तो। लेकिन इसमें ब्रीफ में बताया गया है। एक तो बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, बहुत इनका समझो कि शॉर्ट लाइफ था, लेकिन जो इनका डिवोशन था ना पोएम के लिए, बहुत शानदार था, एकदम रोमांटिक पोइट थे वो, ठीक है। अब मात्र 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। लंदन के थे, इंग्लैंड के। 1795 में इनका जन्म हुआ, 1821 में इनकी मृत्यु हो गई, वो भी कहाँ? तो रोम में, इटली में। एक रोमांटिक पोएम थे शानदार, जो खासकर विविड इमेजनरी थे, सेंसुअस अपीलिंग था वो सारे पोएम, मतलब क्लासिकल लीजेंड लिखते थे वो, मतलब उसमें फिलॉसफी हुआ करता था। अब इसी पोएम को देखोगे ना, अगर मैं इस ब्रीफ में बताऊं तो क्या शानदार ये पोएम है, अगर अच्छे से इसको देखोगे तो क्या इसमें खूबसूरती मिलेगा आपको। तो इसमें ही ये जो लाइन, जो फर्स्ट 2 लाइन्स देख रहे हो, ह्यूमन सीजन एनसीईआरटी बुक में है, मिलना चाहिए मुझे लगता है। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन देख रहे हो, सनेट, तो यही है इस पोएम ह्यूमन सीजन से लिया गया, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ओके,
और मैं क्या बता रहा था कि इसमें जो 4 सीज़न है ना, वो 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया है। जैसे कि देखो, एक यहाँ ध्यान दोगे तो एक स्प्रिंग सीजन है, समर सीजन है, ऑटम है, ऑटम पतझड़, और एक विंटर सीजन है। ठीक है, तो ये कंपेयर मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया। इसको एक्सप्लेन किया जाए तो अद्भुत दिखेगा आपको। जो स्प्रिंग सीजन है वो बचपन से मतलब कंपेयर किया गया है। ठीक है, फिर समर सीजन है तो समझो कि वो एक किशोरावस्था से, एडोसेंस से वो कंपेयर किया गया है। और ऑटम है तो वो एक समझ सकते हो जो एडल्टहुड है वहाँ से, और विंटर जो है वो बुढ़ापा से कंपेयर किया गया है। ऐसा कुछ है कंपेयर। और उसमें बताया गया है कि जो स्प्रिंग सीजन है बच्चों, तो वो जिसमें बसंत ऋतु होता है, जिसमें बचपना होता है, उसमें बसंत ऋतु से कंपेयर किया है कि उसमें कोई खास टेंशन नहीं होती है, बस हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, ना करियर की चिंता, ना पढ़ाई की चिंता, एकदम स्प्रिंग सीजन की तरह वो एक लाइफ होती है। तो ऐसे ऐसे कंपेयर है। ठीक है, समर वेकेशन जो किशोरावस्था है, जैसे कि समर देखते होगे, समर सीजन जिसमें गर्मी होती है, थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, तो वैसे किशोरावस्था का जो टाइम होता है, जो एडोलसेंस, उसमें कुछ अलग से परेशानी होती है कि मतलब दौड़ भाग की ज़िंदगी, करियर के पीछे भागो, ऐसे टाइप की चीज़ें हैं, वो कंपेयर किया गया एक शानदार तरीके से। तो इसमें एक फ़िलॉसफी है, समझ रहे हो। तो आई होप कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हो। एक इंग्लिश लैंग्वेज है तो भाषा पे थोड़ा कमांड करना पड़ेगा बेहतरीन ढंग से। ठीक, मैं इंग्लिश लिटरेचर का टीचर हूँ, तो मैं पोएम भी पढ़ाता हूँ, ड्रामा भी पढ़ाता हूँ, प्रोज भी पढ़ाता हूँ, ग्रामर के अलावा भी। ठीक, जैसे कि मिलता है +2 के बाद ग्रेजुएशन में, पीजी में पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल कभी इच्छा होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। आगे भी पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशंस के बाद इंग्लिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। बस माई इंग्लिश कैंपेन पे जुड़े हो तो बस सब कुछ मिल जाएगा, सारे चीज़ का नोटिफिकेशन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आई होप स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। सर पीएम का नहीं करवाइएगा। पीएम का लगभग जो होता है ना बच्चों, लेवल सेम ही माना जाए तो बेहतर है। मतलब पीएम का तो ऐसा 10th लेवल का होता है, उसका लेवल थोड़ा और डाउन होना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक पैटर्न होता है। लगभग माना जा सकता है कि अगर इसका तैयारी करो तो उसका ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो टाइम तो कम है, लेकिन चाह रहे थे कि मॉक टेस्ट लेके आया जाए, कुछ इसका मॉडल सेट लेके आया जाए यूट्यूब पे। अभी भी ऐसे 10 दिन है, अगर दे दिया जाए 20 सेट कम से कम, तो कर्दा उड़ा दोगे। चाहते हो जी मॉक टेस्ट करना? मतलब इंग्लिश का खासकर 15-15 क्वेश्चन इसके मॉडल पे करा जाए तो कैसा मजा आएगा? ये 10 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, जो भी वक्त है, अगर 8-9 तक चाहते हो। वाह, क्या रिस्पॉन्स तगड़ा दिए हो। चलो, तो सारे स्टूडेंट चाहते हैं, चलो देखो भगवान सुन ले मेरा एनर्जी सुन ले। बस तो माई इंग्लिश कंपेनियन चैनल पे बस जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे कहीं भी मैं लॉन्च कर सकता हूँ, कभी भी कोई भी सरप्राइज़ मिल सकता है। और नहीं मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है। बने रहिए बस, कोई भी नोटिफिकेशंस के लिए वहाँ पे आ जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बिल्कुल सही है, इग्नोरेंट ही होगा। ई के स्थान पे ई होगा, क्योंकि आपको पता है नॉलेज का अपोजिट होता है इग्नोरेंस। तो ये है इग्नोरेंट, मतलब कि अज्ञानी को बोलते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, जो इलिटरेट हैं। ठीक, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको इग्नोरेंट बोलते हैं। तो ऐसे तो मैं गलत लिख दिया, मैं IG होना चाहिए, इग्नोरेंट। अब सही है ना, इग्नोरेंट। डिफेंड, रक्षा, बचाना का सेंस। एक्सेलरेट, बढ़ाना। और एक वर्ड है रिपेल, जिसका इंग्लिश में हम बोलते हैं, एक रिकैप्चर कहते हैं, ऐसे सेटबैक समझते हो। शुद्ध हिंदी में पीछे हटाना कह सकते हो, सबसे बेटर है हटाना। एक सेंस डिलीट का भी बनता है, रिपेल मतलब डिलीट करना, रिमूव करना। ठीक,
पीछे ढकेलना, पीछे हटाना, रिपेल। तो ये वर्ड सारे तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कीजिए। इसका मीनिंग लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो वर्ड है आपको दिख रहा होगा। क्या मैसेजेस है? अरे भाई लॉजिकल मैसेजेस कर लो, कहाँ घुसे पड़े रहते हो, कौन सी दुनिया का रिप्लाई देने लगते हो। बोल रहे हैं बच्चे कि भगवान नहीं, बस आप सुन लेंगे तो हो जाएगा काम। ना ना, भगवान को सुनने दो, वही सुन ले मेरा फरियाद, तो आ जाए मॉडल सेट। हाँ तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको कुछ ना कुछ हिंट्स और ये आंसर समझो कि ऐसे स्पेलिंग एरर में तो आपको ऐसे ही दिख जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका हिंदी मीनिंग से बहस होता है। उसका मेन पर्पस हिंदी मीनिंग, उसका मीनिंग समझने का बहस है। जैसे कि इनोसेंट का स्पेलिंग हो जाता है डबल ओ, इनोसेंट इसमें सिंगल है इसलिए गलत है। सक्सेस का स्पेलिंग सभी को पता है कि डबल सी होता है। और फॉली एक वर्ड होता है FOLLY, और डिफरेंट वर्ड सही है। तो बच्चों इनोसेंट का मतलब मासूम, जो निर्दोष होता है उसको बोलते हैं। अब सक्सेस सफलता, और फॉली का मतलब होता है जो मूर्खतापूर्ण काम करता है, मूर्खता कह सकते हो शुद्ध हिंदी में, जो स्टूपिडिटी कहा जाता है इंग्लिश में। फॉली मतलब स्टूपिडिटी, मूर्खता, जिसके पास सेंस नहीं है। कोई भी कार्य करे तो मान लो कि वो मूर्खतापूर्ण करता है, तो फॉली एक्ट कह सकते हो इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट वर्ड डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब जो शेमफुल होते हैं, जो शर्मिला होते हैं, शाई जिसे बोलते हैं, जो सेम फेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं। लजीला, शर्मिला, जो लज्जाशील है उसको कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी तो बेस्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये वर्ड से पूछा गया है कि ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस का भाव समझिए, इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, सिर्फ रट्टा मत मारिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये कौन है? एक दो तो रहते ही हैं जोर से बोलिए वाले स्टूडेंट, पता नहीं कितना दूसरा किडनी दे दूँ क्या बोलते बोलते। इनको मैं एक आधा ईयरफोन तो लगाओ, वो वाला ईयरफोन, कौन वाला जो तकिए के नीचे रख के आए हो, जो रात में छोड़ दिए थे रात भर बात करते करते। ढूंढो ढूंढो, अरे भाई ईयरफोन लगाओगे तभी आएगा आवाज़। बच्चों विच सेंटेंस इज रिटन इनकरेक्टली, और वो भी वर्ड से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी, परफेक्ट आंसर। क्यों है? क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक PAL और एक PLE। तो प्रिंसिपल ये जो है एक प्रधानाध्यापक और प्राचार्य का सेंस होता है। जो एक इंसान है, एक प्रोफेशन है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो अच्छे इंसान है, बिल्कुल सही है। और बी नंबर जो है, ही हैज़ नो प्रिंसिपल इन लाइफ, मतलब कि उसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून, मतलब उसके पास कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है जीवन का। ठीक, वो बस अपना लाइफ जो जीता है विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन, विदाउट एनी प्रिंसिपल, ऐसे बोल सकते हो। तो इस प्रिंसिपल का मतलब फिर तो लाइफ में प्रधानाध्यापक नहीं है, हो जाएगा, फिर ब्लंडर सेंस बन जाता है। इसलिए इसमें PLE कीजिए, क्योंकि इसका मतलब होता है सिद्धांत, नियम, कानून। ओके, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसमें वर्ड गलत किया गया। द लायन इज़ अ बीस्ट ऑफ प्रे, जो शिकार करने का जो एनिमल होता है उसको बोलते हैं। तो शिकार करने वाला ही एक जानवर लायन है, ये सही है। बीस्ट
एनिमल प्रे शिकार, आई हैव नो पीस ऑफ माइंड, मेरे पास शांति नहीं है। सेंटेंस सही है, लेकिन मेरे को तो शांति है, भरपूर शांति। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों इसमें 4 वर्ड है, इसका एग्जैक्ट सुटेबल मीनिंग निकालना है। जो कभी भी फिलर्स आता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, तो इसमें एक वर्ड सुटेबल देखना होता है कि इसमें एग्जैक्ट और मीनिंगफुल एक सेंटेंस हो। मीनिंगफुल का मतलब एकदम मीनिंगफुल, सेंसिबल जिसे कहा जा सकता है, लॉजिकल मीनिंग आना चाहिए। अब ये क्या कहना चाहिए कि एक ऐसा इंसान होना है, एक ऐसा इंसान जो कुछ नहीं करेगा। अब कैसा इंसान कुछ नहीं करता है बताओ? क्या वो आइडल? आइडल का मीनिंग तो होता है आदर्श, एक मीनिंग देता है आदर्श, जो अच्छा का सेंस होता है, पॉजिटिव वर्ड है। नहीं तो एक मूर्ति को भी कहा जाता है आइडल, जो स्टैचू होता है। तो आइडल इसमें एक आइडल मैन होगा नहीं। अच्छा इंसान, आदर्श इंसान होगा तो कुछ ना कुछ वो करेगा, आइडल इंसान होगा नहीं। मेल मैन होता नहीं है। मेल मैन क्या, मैन तो खुद मेल है, तो ये लॉजिकल नहीं है। और ये 2 आइडल है, फिर से आइडल आ गया, आइडियल फिर ये भी होता है, आदर्श का ही सेंस देता है। समझ रहे हो ना? आइडियल जो किसको, उसको आप आदर्श संबंधी समझते हो ना, आइडियलिस्टिक, आदर्श, एकदम स्वरूप अच्छा। तो ये भी नहीं होगा। वो इंसान कुछ नहीं करेगा जो लेजी है, समझ रहे हो, जो आलसी है, जो एकदम यूजलेस है, जो बेकार है कह सकते हो, उसको हम बोलते हैं जो व्यर्थ जो हो। तो बिल्कुल सी आंसर है। आइडल का मतलब बेकार, आलसी, लेजी, स्लगिश कह सकते हो, जो मीनिंगलेस है। ओके, द परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, वी मस्ट टिक आइडल वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन कभी मिला है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में? जैसे कि स्टूडेंट का कहना है पहले भी ये बताए हैं, रिपीट किया होगा तो और अच्छी बात है। सर सब अपने में झगड़ रही है, रेखा सिंह। तो अब भगवान इतना अच्छा हाथ पैर दिए हैं और तुम लोग मैसेज से लड़ रहे हो टाइप कर करके। थोड़ा झोटा वोटा उखाड़ो, ठीक? मुंह से क्या लड़ रहे हो, हाथापाई करो, पटको इधर उधर मारो, तब ना उठा पटक करो। झोटा वोटा उठारो नसारो, क्या मुंह से लड़ रहे हो? हो गया मैसेज से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक इडियम्स एंड फ्रेजेस है। टू ईट द हम्बल पाई, क्या इसका मीनिंग हुआ? सबका आंसर आ रहा है ए। ओके, तो थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे कि टू ईट द हम्बल पाई एक मुहावरा है। इसका एग्जैक्ट आंसर तो खैर ए होगा। इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है? टू फॉरगिव जिसे कह सकते हो, माफ़ी मांगना। अब अगर विनम्रता को, नम्रता को, अगर पोलाइटनेस को अगर आप खा रहे हो, अगर इस तरीके से अगर पकड़ते हो सेंस कि पोलाइटनेस को खा रहे हो, इसका मतलब क्या? किसी से माफ़ी मांग रहे हो और कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई ना कोई आपको अगर परेशान किया, आपका ईगो अगर हर्ट कर रहा है या एटीट्यूड में हो, लेकिन उस एटीट्यूड को, ईगो को, सबको समझो को हटा दो और हम्बलनेस को अगर खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको शांत करेगा, ठीक है? इसलिए आप माफ़ी मांग सकते हो।
तो ये इसलिए इसका सेंस बना है टू अपोलोजाइज। ये नहीं कि कोई सस्ता कोई स्वीट खा रहे हो, ये नहीं कि कम खा रहे हो, ये नहीं कि ज़्यादा खा रहे हो। हाँ मानते हैं कि आप ज़्यादा खाते हो, लेकिन आंसर सही नहीं होगा। ओके, आंसर ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। जो करना है कंटिन्यू रखो, लेकिन टू द पॉइंट भी बात करते रहो, ठीक है। इसका आंसर सारे स्टूडेंट्स दीजिए और सुनने की भी कोशिश कीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन। बाकी जो करना है करते रहिए, कंटिन्यू रखिए, लेकिन एक मर्यादा में, एक हद में रह के। कोई दिक्कत नहीं, एंजॉयमेंट कंटिन्यू रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वही एक लिमिटेशन बनना चाहिए। विदाउट एनी प्रेशर यू ऑल्सो यू कैन एंजॉय। ओके, तो द एंटोनिम्स ऑफ फिकल इज वॉट। फिकल एक वर्ड है, उसका एंटोनिम्स पूछना है। फिकल का मतलब होता है क्या, जिसे हम चंचल कहते हैं, जो जिसका माइंड इधर उधर रहता है, जो फिकल माइंडेड होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं है, ठीक, जो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। फिकल माइंडेड, इधर से उधर, उधर से इधर। जैसे कोई स्टूडेंट है यहाँ पे फिकल माइंडेड, सब तरीके का हरकत जो कर रहे हैं, स्टेबल एक जगह नहीं है, कभी झुट्टम झट्टी कर ही रहे हैं, तो कभी मैसेज रिप्लाई भी दे रहे हैं बहुत अच्छे से, फिकल माइंडेड। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कांस्टेंट है, एक ही पे पकड़ बनाए हुए, एकदम स्टेबल है, मतलब कि आंसर पे आंसर, आंसर पे आंसर कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, ऐसे यूज किया जा सकता है। तो बिल्कुल फिकल चंचल, कांस्टेंट स्थिर, तो यही हो जाएगा हमारा एंटोनिम्स। फाइनल फेमिलियर डफल फुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, और जो लॉजिकल मैसेजेस अभी तक तो नहीं है, जो डाउट्स पूछ सके, क्योंकि डाउट्स इसमें है ही नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप सुन रहे हो, तो फिर डाउट की कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल कंसंट्रेशन ऐसे ही बनाए रखिए। और स्टूडेंट का तो सबका रिस्पांस बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आंसर शानदार। इसका आंसर डी स्टूडेंट दे रहे हैं। देखो सीटाडेल इसको पढ़ते हैं। सीटाडेल एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किला, जैसे गढ़ भी बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग, गढ़, किला, किसी भी साम्राज्य का एक किला होता है, ठीक। तो उसको हम सीटाडेल बोलते हैं। तो एक ना कोई एक वर्ड से आप उससे हिंट्स ले सकते थे, क्योंकि इसमें 3 वर्ड ऐसा है जिसका एग्जैक्ट वो मीनिंग होता है, उसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स है। तो सीटाडेल का सिमिलर वर्ड कास्टल, कास्टल का मतलब भी होता है किला, स्ट्रॉन्ग होल्ड, और बैस्चन, इसको पढ़ते हैं बैस्चन। उल्टा पुल्टा प्रोनाउंस मत कीजिएगा, पहला चीज़ तो। और एक और चीज़ की ये सिनोनिम है, क्या बोलोगे, सिनोनिम, ना कि साइनोनिम। ओके, प्रोनाउंस अच्छा से कीजिएगा, सिनोनिम नॉट साइनोनिम। और ये बैस्चन है। ओके, अब बेसन और मैदा आटा की ज़रूरत नहीं है, बैस्चन है, वो मत पढ़िएगा। और ये तो इसका ठीक, ये इसका सिनोनिम नहीं कौन सा है, तो लार्ज किंगडम। सीटाडेल का मतलब लार्ज किंगडम नहीं होता है, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो होता है। ओके, आगे बढ़ो। 30 नंबर। अब 13, 14, 15 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। इसमें मूवमेंट की बात हो रही है, बताइएगा।
ओके, बिल्कुल राइट आंसर है, एम्बल ही होगा। लेकिन बाकी सब क्या, ये मूवमेंट का मतलब क्या? जैसे कोई भी एनिमल्स होता है या रिप्टाइल्स या क्रीचर्स कुछ होते हैं जिसके मूवमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। मूवमेंट का मतलब उसका जो आवाजाही है, उसका जो मोशन है, जो उसके चलना है, समझ सकते हो, चलना फिरना, उसको मूवमेंट बोलते हैं। और उस मूवमेंट का एक नाम होता है कि कैसे वो चल रहा है, क्या उछल रहा है, कूद रहा है, कि दुमके लगाए हुए चल रहा है, किस तरीके से क्या कर रहा है वो। तो उसका एक इंग्लिश में वर्ड होता है। जैसे कि एम्बल वर्ड है जो एलिफेंट का मूवमेंट है, जैसे कि वो धीरे 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 चलते रहता है, तो उसको हम एम्बल बोलते हैं। ट्रॉट वर्ड है बच्चों, ट्रॉट बोलते हैं जो हॉर्स का जो मूवमेंट होता है उसको हम ट्रॉट बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स मूवमेंट। किसी को भी अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, अगर वो पिक्चर के थ्रू, तो आप सीधा आप लिखोगे ट्रॉट, ट्रॉट मूवमेंट, जैसे गूगल करोगे ट्रॉट मूवमेंट, तो आपको सीधा हॉर्स ही दिखाई देगा इमेज में, बहुत सारे उसका मूवमेंट दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो उससे आपको और क्लियर हो जाता है पिक्चर के थ्रू। लेकिन आपको ऐसे याद होना चाहिए, जैसे एम्बल, जैसे एम्बल मूवमेंट जैसे लिखोगे तो सीधा सीधा एलिफेंट ही इमेज में आएगा। इसका मतलब कि उसका मूवमेंट है एलिफेंट का। समझ रहे हो? लीप का मतलब, लीप उछलना कूदना का सेंस है, तो फ्रॉग, फ्रॉग लीप के लिए। और प्राउल जो वर्ड है, प्राउल वर्ड बताओ तो, लायन टाइगर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लायन टाइगर, क्योंकि फ्रॉल का मतलब ही होता है, मतलब शिकार करने के लिए जाना का सेंस होता है, तो लायन टाइगर शिकार ही करते हैं, इसलिए वो प्राउल वर्ड बना हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फिर। बच्चों देखना, ये जो मूवमेंट है या जो क्रिएचर्स या एनिमल्स का होम होता है ना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आता है। ये वोकैब का ही सेक्शन है बच्चों, वोकैबलरी का सेक्शन में आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप डाउनलोड किए होंगे। माई इंग्लिश कंपेनियन पर अभी मिलेगा आपको, जो चैनल है, क्योंकि आपको पता है कि एक ग्रुप है माई इंग्लिश कंपेनियन का और एक चैनल है, एक ही नाम से दो है चैनल, कह सकते हो। एक ग्रुप है और एक चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, उसमें आपको मिलेगा, जिसमें क्विज है, क्विज वाले में मिलेगा आपको वोकैबलरी का पीडीएफ। उस पीडीएफ में आप वन वर्ड सेक्शन को डाउनलोड किए होंगे, तो आपको ये, हमको लगता है होम वाला होना चाहिए। अगर मूवमेंट का ना हो तो होम मुझे याद है कि उसमें है, सेपरेट सेपरेट बनाया गया है। होम का अलग है, मैनिया अलग है, फोबिया अलग है, गवर्नमेंट अलग है, इस तरीके से। तो उसमें चेकआउट थोड़ा कीजिए कि मूवमेंट भी है कि नहीं, तो याद कीजिएगा। हाँ तो बच्चों, इसका आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग, आप लोग के अकॉर्डिंग भी कौन ग्रुप है माई इंग्लिश कंपेनियन में, कितने बार बोलूँ? आज से नहीं, एक ज़माने से बोल रहा हूँ। वैसे चलो, एग्ज़ाम तो है, एग्ज़ाम के बाद भी आवश्यकता पड़ेगी ही कैसे भी, लेकिन कोशिश कीजिए कि अभी सर पे एग्ज़ाम है तो वहाँ से क्विज के क्वेश्चंस करें और पीडीएफ डाउनलोड करके उसको याद करें। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, चारों अभी एकदम क्लिक करते ही दिखेगा। उसमें चैटिंग आपको नहीं दिखेगा चैनल वाले में, सिर्फ क्वेश्चन दिखता है और पीडीएफ दिखता है। ठीक है, माई इंग्लिश कंपेनियन टेलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई इंस्टा नहीं है। आई होप कि आप ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर आपके पास एप्लीकेशन ही टेलीग्राम नहीं है तो क्या किया जा सकता है, इंस्टॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं आयर। ठीक, तो सॉरी, आईडी जो है, इसको ईगल्स जो है ना, ईगल्स का होम है, जिसको हम बोलते हैं आईडी। अब ये जो होल है, स्टाई है और डेन है, तो होल होता है स्क्वायरल या रैबिट या माउस को बोल सकते हो। होल उसका प्लेस जहाँ रहता है। तो रैबिट तो आपको याद होगा, उस एलिस इन वंडरलैंड से याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा है कि रैबिट के होल में गिर जाती है एलिस। ठीक है, हमेशा से बोलते आऊँ, तो रैबिट का होल होता है। स्क्वायरल कह सकते हो, स्क्वायरल माउस हो सकता है होल के लिए। ओके, स्टाई किसको बोलते हैं? तो स्टाई पिग के लिए यूज़ किया जाता है, जो मतलब पिग का जो होम है, जिसका प्लेस है, स्टाई होता है। और डेन होता है, बियर के लिए भी होता है, डियर के लिए भी होता है और फॉक्स के लिए भी होता है, ऐसे कह सकते हैं। बियर जो भालू है, भालू का घर डेन, या हिरन का होम डेन, या फॉक्स का भी होता है, लोमड़ी का भी डेन कह सकते हो। ओके, क्लियर?
क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 15 देखिएगा। तो बच्चों इसका आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ स्टूडेंट एक्सप्लेन भी कर चुके हैं टोटल चारों के चारों वर्ड को, कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे यहाँ पे है ना, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे क्या लगभग सारे एनिमल्स के यंग वन होते ही हैं, लेकिन लिमिटेड वर्ड्स है। मैं इसना ये कहना चाह रहा हूँ कुछ लिमिटेड ही एनिमल है जिनका यंग वन पूछता है, ठीक है, जो जिसके बेबी जिसका बच्चा जो होता है उसका नाम पूछता है। तो इसका जो गॉट का जो बेबी है उसको स्टूडेंट बोल रहे हैं ए, जो कि बिल्कुल राइट है। किड ही होता है, किड जो बकरी के बच्चा, अब बेबी ऑफ गॉट, बिल्कुल राइट है। और काफ आपको पता है कि काऊ को बोलते हैं, लेकिन पप पपी भी कहा जाता है, जो होता है किसको, डॉग, डॉग के बेबी पप। अब कब जिसको बोलते हो किसको, आपका आंसर क्या है, किसी का है, लायन, लायन या टाइगर कहा जा सकता है। कब, CUB, कब, लाइन का, ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये रहा बच्चों 2019 का। मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन जिस तरीके से आप ऑलरेडी इस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, इसका आंसर सबका सही था, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में हम गए, थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश किया, तो मुझे लगता है पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे, आपको दिलो दिमाग में चला गया होगा। ओके, तो इस तरीके से आप कंटिन्यू रखिए अपना टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट में, ठीक, एकदम धूम धड़ाम करते रहिए। मतलब इस पावर प्ले में मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब जो क्रूशियल टाइम है, हद से ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, एकदम सुकून से, शांति से, सब्र के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम पॉजिटिवनेस के साथ, जैसे बैलेंस में पढ़ते आ रहे हैं उसी बैलेंस में पढ़िएगा। परेशान मत होइएगा, ज़्यादा एक्साइटमेंट मत रखिएगा कि उथल पुथल मचाने लगे, कि हद से ज़्यादा परेशानी आ जाए, ऐसा कुछ मत कोशिश कीजिएगा। और कोई नया एक्सपेरिमेंट भी मत कीजिएगा कि अगर हम मॉर्निंग में, मतलब पिछले 6 महीने से मॉर्निंग में पढ़ते आ रहे हैं, अब सीधा आप लोग रात में आप कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है तो उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट, दोपहर का ना हो क्या मॉर्निंग का ना हो क्या शाम, ऐसा उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा इस टाइम में, इस सिचुएशन में, ठीक है, वो बहुत बड़ा हार्मफुल हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। ओके, तो जिस बैलेंस में आप चलते आ रहे हो उसी बैलेंस बना के रखिएगा, एक संतुलन बना के रखिए अपने लाइफ स्टाइल में और टाइम मैनेजमेंट में। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों टाइम हो चुका है, हम लोग मिलेंगे कल 2020 के क्वेश्चंस के साथ।